करीब 70,000 एकल विद्यालय जो हैं वो हमारे संगठन के चल रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में। अभी मूलतः इस कार्यक्रम में हम 9 और 10 को क्या कर रहे हैं कि हम अपने भाषा को समझने के लिए और उनकी भाषा को समझाने के लिए और समझने के लिए एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये नगरीय भ्रमण का एक कार्यक्रम बनाया जाता है। हर 2 साल बाद हम लोग ऐसा करते हैं। 30 बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में और 15 घरों में, अलग अलग घरों में वो घर में रहेंगे। एक दिन के लिए अभिभावक और माता पिता बनेंगे वो उन बच्चों को। ये जो पूर्वोत्तर संस्कृति सम्मेलन है, ये भारत की अखंडता को और भारत की संस्कृति को समझने का तरीका है। श्री राम के दरबार में हनुमान हैं, वो स्वयं वनवासी हैं। वनवासी कल्याण आश्रम का केवल एक ही ध्येय वाक्य है, तू मैं एक रथ। वो एकल विद्यालय क्या होता है जी? वो एकल विद्यालय सीधा सा है कि जो वहाँ का सबसे बिल्कुल चौराहा है या वहाँ का जो सामुदायिक क्षेत्र है, वहाँ पर एक कार्यकर्ता जाएगा और वहाँ पे वनवासी जितने भी हमारे बालक हैं, जितने भी बंधु हैं, उनको पढ़ाएंगे। पत्रकार बंधुओं का इस पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि आप सब सुपरिचित हैं, मैं योगेश त्यागी राष्ट्रीय स्वयं संघ का जिला प्रचार प्रमुख के दायित्व के नाते आपके सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ परिचय मैं अभी आपके लिए बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, जिसमें कि हम पूर्वोत्तर के कुछ अपने जो विद्यार्थी हैं उनको लाकर हरियाणा में पढ़ाते हैं। इसके 2 आश्रम हमारे हरियाणा में चलते हैं, एक भिवानी और फरीदाबाद। उसी के नियमित जो वनवासी कल्याण आश्रम के अधिकारी आप सबके सामने उपस्थित हैं, उनके मैं परिचय कराने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हैं श्रीमान संजय डाटा जी, अपने विभाग के विभाग संयोजक हैं। श्रीमान कुणाल जी हरियाणा के युवा प्रशासनिक अधिकारी हैं वनवासी कल्याण आश्रम के। और श्रीमान राजेश अग्रवाल जी जो अपना रेवाड़ी नगर है उसके नगर संरक्षक हैं। श्रीमान हवा सिंह दागर जी उपाध्यक्ष हैं। और श्रीमान अनिल गंजू जी अपना जो ये जिला है रेवाड़ी उसके महामंत्री हैं। तो श्रीमान संजय डाटा जी अभी आप सभी से इस विषय में बातचीत करेंगे और आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ देंगे। तो मैं आप सबको एक बार ये शुरुआत करना चाहूँगा कि एक परिचय पत्र है हमारा। इसमें मुख्यतः इसमें 2 तरह का विषय है कि हमारा वनवासी कल्याण आश्रम जो है वो पूर्वोत्तर भारत से लेके और हमारे 3 स्टेट्स हैं, प्रांत जो हमारे हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ऐसे 3 जिला हैं जिनके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हैं। लेकिन बाकी पूरे देश में ही वनवासी कल्याण आश्रम काम करता रहा है और कर रहा है। 1952 से ये संस्था काम कर रही है और बड़े वृहद विषय पे कर रही है। करीब 70,000 एकल विद्यालय जो हैं वो हमारे संगठन के चल रहे हैं पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये हरियाणा सिर्फ हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम लोग हर साल कुछ दान एकत्रित करते हैं अलग अलग रूप में। जैसे हम अभी फिलहाल गुड़गांव शीतला माता मंदिर से एक साड़ियों का संग्रह करते हैं, कुछ दान का संग्रह करते हैं, कुछ CSR से कुछ फंडिंग इकट्ठे करते हैं। और कल्याण आश्रम एकमात्र संगठन है जो किसी सरकार से कोई एड नहीं लेता, कभी नहीं लेता, कभी ना मिली है, ना हम चाहते हैं, ना हमारा ऐसा कुछ स्पर्श है। हमारा संगठन एक भाव से चल रहा है, ये समाज का काम है, समाज ने करना है और समाज इसको करते चले आ रहा है। अभी विषय जो आज का है वो थोड़ी देर में भी हमारे कुणाल जी भी रखेंगे और लोग रखेंगे। विषय मूलतः यह है कि हम पूर्वोत्तर भारत से अभी फिलहाल भिवानी में एक एकलव्य छात्रावास बना हुआ है, उसमें हम लोग कुछ 50 से ऊपर ज़्यादा से लोगों के बच्चे, हम लोग छोटे बच्चे 6 साल से लेके और फिर उसके बाद 10वीं क्लास तक के उस हॉस्टल में सभी बच्चे पढ़ते हैं। उनको हम सुसंस्कृत भारत की संस्कृति समझाते हैं, भारत देश समझाते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में समझाते हैं। नित्य क्रम वहाँ पूरा होता है, रोज वहाँ पर वैदिक उच्चारण मंत्राणों के साथ हम लोग उनको सिखाते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको हिंदी के बारे में भी अभी ज्ञान कम है, वो हिंदू और अभी जब आप कार्यक्रम में देखेंगे तो हिंदी और संस्कृत के उच्चारणों के साथ शायद वो हनुमान चालीसा गाते हुए मिलेंगे। कुछ बच्चे उसमें से और धर्मों से भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हिंदू धर्म के बच्चे ही उसमें संस्कृत हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पर इतना अंदर तक हम काम कर रहे हैं कि वहाँ लोगों को पता नहीं है कि धर्म क्या है, वहाँ पे तो और तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग जिस तरह का भाव समझते हैं, जो उनको किस तरह का प्रलोभन देते हैं, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन मूलतः वो इस भाव से जुड़े कि हमारा देश है और हम इस देश का हिस्सा हैं। तो उस भाषा को समझते हुए हम उनको हॉस्टल्स में यहाँ पे छात्रावास में रहवाते हैं
और उसमें विचारधारा ये नहीं है हमें यहाँ पर लाके उनको कुछ ऐसा कुछ करना है। हमारी विचारधारा है कि हमारे यहाँ की नॉर्थ इंडिया से समझें कि हम भारत के हिस्सा है और हम भी इसी हिस्से से आगे जाके बढ़े। जिस वन में आपको लोग देखने को नहीं मिलते और इस वन में जहाँ लोग ही दिखते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसमें सर हम लोग ही दिखते हैं और वहाँ हमें लोग नहीं पेड़ या वनस्पति दिखती है। वो इस एरिया में आए, सीखें, समझें कि वैज्ञानिकता क्या है, आधुनिकता क्या है, और साथ में इस क्षेत्र के लोग जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो इसको कैसे समझा सकें जाके अपने शहरों में। कि हमारे जो जैसे हमारे कुछ ऐसे उदाहरण है कि कुछ फौजी लोग जो हैं उनको वो लोग नहीं समझते थे पहले कि हमारे फौजी हैं या चाइना के फौजी हैं, किसी और के फौजी हैं। तो धीरे धीरे उनको हमारे लोग यहाँ से जो गए, जो हिंदी भाषी थे, वो जो अपने यहाँ के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के फौज के लोग हैं, उनको समझा पाते हैं कि भाई ये हमारे देश के लोग हैं और हमारे फौजी हैं, हमारे बेनिफिट के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर एकल विद्यालयों के साथ साथ कुछ दवाइयों का काम करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, बहुत सारी और सुविधाएं खुली हुई हैं। लड़कियों के लिए भी हॉस्टल्स हैं, लड़कों के लिए भी हैं। जैसे फरीदाबाद हॉस्टल जो है हमारा वो PhD तक का है। हम यहाँ पर जो भी बच्चे शेड्यूल ट्राइब्स के नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या और बाकी ट्राइब्स के आते हैं, उन सबको PhD तक की शिक्षा के लिए हमारे पास यहाँ पर पूरा भव्य सिस्टम बनाया हुआ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सब काम हम लोग कर रहे होते हैं। अभी मूलतः इस कार्यक्रम में हम 9 और 10 को क्या कर रहे हैं कि हम अपने भाषा को समझने के लिए और उनकी भाषा को समझाने के लिए और समझने के लिए एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये नगरीय भ्रमण का एक कार्यक्रम बनाया जाता है। हर 2 साल बाद हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये भी प्रांत से कार्यक्रम चल रहा है, 7 से 26 जून तक चलेगा ये। तो इसमें से अपने पास 9 और 10 को व्यवस्था है, जिसमें रेवाड़ी जाट धर्मशाला 4 से 7:30 तक कार्यक्रम है। हमारे कमिश्नर साहब बिडान साहब जो हैं वो उसके मुख्य अतिथि हैं हमारे फिलहाल, और अपने कुछ सामाजिक और आर्थिक व्यापारिक लोग भी हैं कुछ जो हम लोगों के साथ अभी संगठन में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा बावल में हमारे पास ममता यादव जी हैं जो HSPC के मेंबर हैं, और हमारे कुछ इंडस्ट्रियल कुछ बड़े CFO और CEO लाइफ के लोग हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट हैं, और काम्बोज साहब जो हैं जो अभी हिसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा भाव है। इस कार्यक्रम के नाते ये बच्चे जो हैं, ये 30 बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त कार्यक्रम में, और 15 घरों में, अलग अलग घरों में वो घर में रहेंगे। एक दिन के लिए अभिभावक और माता पिता बनेंगे वो उन बच्चों के, और सभी बच्चों को ये भाव समझ में आए कि हम किस घर में जा रहे हैं, उनके किस तरह का भोजन है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, और हम भी उनको समझे और वो भी हमको समझे। ऐसा भाव लेके वो 15 परिवार रेवाड़ी में और 15 परिवार बावल में हमने व्यवस्थित करके वहाँ काम कर रहे हैं। तो बावल का कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय में है और बाकी व्यवस्था जैसे चल रही है। तो वनवासी जी, बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे सारे भिवानी छात्रावास से आ रहे हैं, और 30 बच्चे हैं जो 2-2 करके सभी घरों में, अलग अलग घरों में रहेंगे, और एक दिन के अभिभावक सब बनेंगे। ऐसा भाव है। अभी मैं कुणाल जी को कहूँगा कि कुछ और संगठन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा रेवाड़ी इकाई, आप विभाग संयोजक श्रीमान संजय डाटा जी, हमारे नगर संरक्षक राजेश जी, नगर सचिव श्रीमान गंजू जी, और उपाध्यक्ष डागर जी साहब, और हमारी मातृ संगठन से प्रचार प्रसार प्रमुख यहाँ त्यागी जी बैठे हैं। आप जब भारत की परिकल्पना करेंगे तो भारत की परिकल्पना आप जिस भी परिदृश्य से देखिए, उस परिदृश्य में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। इसका प्रारंभ जो है वो वनों से ही हुआ है। अगर आप श्री सूक्त की पहली ऋचा देखेंगे तो उसमें हिरण्यवर्णा का जिक्र आया है। हिरण्यवर्णा का अर्थ यही है जो प्रकृति के साथ और सब कुछ प्रदान करने वाली धरा है। तो अगर आप समाज शास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे तो प्रारंभ तो जीवन वन से ही हुआ। आज हम सब गाड़ी में 4 चक्के में बैठ के आते हैं तो बड़े अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं। आज हमारे यहाँ आग है तो हम अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपका जो पहिया है वो भी वन के ही देन है, अग्नि जो है वो भी वन की देन है। समाज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, ग्रामीण में आया, उससे आगे बढ़ा, शहरी बना, उससे आगे आया तो आज आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन है। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु उसी संस्कृति को लेकर वहीं पे रुके रहे और हमारी जो सनातन सभ्यता है उस धरोहर को अपने जीवन में उतार कर अपने संपूर्ण जीवन को आहूत किया है।
अब चूंकि भारत जो है विविधता का देश है, तो सब लोगों की निगाह इसको है कि भारत को खंड किस प्रकार किया जा सके, इसके खंड खंड अनेक प्रकार से, और भाषा के अंदर और धर्म के अंदर ही भारत माता के कई प्रकार से ये विषय हमारे सामने आए हैं। तो ये जो वनवासी है, आप देखेंगे कि कई प्रकार से इनके सामने ऐसे ऐसे विषय रखे गए हैं, जहाँ पर आप चिकन नेक से आगे जाते थे तो वो कहते थे कि हम इंडिया जाके आए हैं, तो वो इंडिया को इस प्रकार से दृष्टि से देखते थे। आज आप देखेंगे वनवासी कल्याण आश्रम, वैसे तो ये विषय अखिल भारतीय है और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसी के अनुसंगिक संगठन है और समवैचारिक लोग उसमें हैं। अब कल्याण आश्रम हरियाणा में क्या काम करता है, कल्याण आश्रम हमारे यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी बालक हैं। हमारे पास 43 बालक हैं, एक बालक बड़ा है, चूंकि ये बालक वहां से आते हैं। छोटा बालक आप देखेंगे राजा चांगबे है जो नागालैंड से है और हरियाणा में शिक्षा दीक्षा ले रहा है और 4th क्लास में वो बालक पढ़ रहा है। तो वहां पर संगठन कैसा है, किस प्रकार का है, आप इस बात से विचार कर सकते हैं। एक 4 साल का बालक नागालैंड से हरियाणा में आकर शिक्षा दीक्षा ले रहा है। ये जो पूर्वोत्तर संस्कृति सम्मेलन है, ये भारत की अखंडता को और भारत की संस्कृति को समझने का तरीका है। हम यहाँ पर जब आज महादेव कहते हैं, वनवासी उसको बड़ा देव कहते हैं। अगर आप और भी दृश्य देखेंगे, आप आज राम दरबार की जब कल्पना करेंगे तो राम दरबार बिना वनवासी के पूरा नहीं है। श्री राम के दरबार में हनुमान हैं, वो स्वयं वनवासी हैं। आप भक्तमाल की कथा पढ़ेंगे तो वहां पे भी शबरी को देखेंगे जो नवदा भक्ति की पराकाष्ठा थी, वो भी वन से ही आई है। और अगर आप हिडम्बा को देखेंगे, महाभारत में भीम को देखेंगे तो वो भी वन की ही है। तो हमारी जब संस्कृति एक है तो इस प्रकार की जो इनके सामने जो विमुख परिस्थिति रखी गई है वो किस लिए है। वनवासी कल्याण आश्रम का केवल एक ही ध्येय वाक्य है, तू मैं एक रक्त। हम इनकी जो संस्कृति है उसका संरक्षण और संवर्धन करके आदि वनवासी समाज का नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं। वो वनवासी समाज का नेतृत्व आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पर कश्मीर की जो घटना हुई है उसमें हमारे छात्रावास का एक बालक शहीद हुआ है और वो बालक कश्मीर में हमारे भिवानी छात्रावास पे पढ़ के गया है और उसमें वो शहीद हुआ है। तो ऐसी भारत माँ के चरणों में जीवन अर्पण करने वाले जो संस्कार है वो वनवासी कल्याण आश्रम दे रहा है। मैं तो आप सभी रेवाड़ी के जितने भी जिले के लोग हैं सबसे कर निवेदन प्रार्थना करता हूँ, ये बालक आज आपके पास आ रहे हैं, ये सब बाल गोपाल हैं। आप क्योंकि बालक की स्मृति जो है वो सारी उम्र तक रहती है। आपने 10वीं क्लास के बाद क्या सीखा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहली क्लास में आपको क ख ग सिखाया वो आपको अभी तक याद है। वनवासी कल्याण आश्रम लंबे समय से काम कर रहा है। कितना मानते हैं कि जो आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कितना बदला है, कितना बदलाव आया है। महज 30-40 बच्चों को हम यहाँ पढ़ा दें, पूरी एक आबादी वहाँ रहती है। ट्राइब्स इलाके में कितना बदला है, शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची है, बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, सड़कें अभी तक नहीं पहुंची है। तो 10 सालों से भाजपा सरकार भी है। देखिए आपने ना जो प्रश्न है वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं पर प्रश्न के उत्तर सबके अलग अलग हैं। सबसे पहले तो आपका प्रश्न यही है कि हमारे पास जो वनवासी की जो समस्या है वो है। तो देखिए वनवासी, आप एक समाज की बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक रेफरेंस भी करूंगा, कोट कर रहा हूँ इस बात को। आप मैन प्रोफाइल रिटन बाय मिस्टर धनागरे 2011 को जो पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अफ्रीका के बाद जो भारत है, इतनी विविधता की जनजाति समुदाय हमारे यहाँ रहते हैं। अगर मैं देखूं तो 550 प्रकार के जनजाति समुदाय हमारे पास हैं, जिसमें उरांव है, संथाल हैं, ये छत्तीसगढ़ की तरफ हैं, निशी, बोडो हमारे पास जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो अब जैसा विभाग संयोजक जी ने, डाटा जी ने बताया कि 3 राज्यों को छोड़कर सब जगह वनवासी हैं। अब क्या है जी, समाज का काम है और समाज का काम आपको पता है कि समाज धीरे धीरे बढ़ता है। और रही बात की हमारी समवैचारिक सरकार है, समवैचारिक सरकार तो ठीक है जैसा भी है, लेकिन कल्याण आश्रम का काम तो सामाजिक काम है, हमारा काम राजनीतिक नहीं है। तो ये काम तो आप भाजपा से देखेंगे, भाजपा हमारा सब प्रकार के सहयोग पहले भी होता है और अब भी हो रहा है। और मैं तो आपको इतना भी कहूँगा कि राजनीतिक सब लोग ये मानते भी हैं कि कल्याण आश्रम का काम तो ईश्वरीय काम है। तो हमारा काम समाज है और समाज में सब लोग आते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे दूसरा व्यक्ति हो, सब सहयोग कर रहे हैं। और ये तो राष्ट्रीय यज्ञ है और इसमें आहुति देने के लिए सब लोग आते हैं।
25 राज्यों में है ये आदिवासी लोग, इस प्रकार के जो वनवासी आप बात कर रहे हैं। अभी जो भाई ने अभी सवाल किया था कि छात्रावास के माध्यम से ही सब हो रहा है या प्रेजेंट वहाँ होके और उसमें जो समस्याएं हैं वहाँ की आदिवासी लोगों ट्राइब्स की जो प्रॉब्लम्स है उसमें सोल्यूशन कितना हुआ है? देखिए, आप क्वेश्चन जब ये था। आप जब सब समस्या की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको दो दृष्टिकोण रखने पड़ेंगे। पहला दृष्टिकोण तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर वनवासी क्षेत्रों की क्या समस्या है। जब आप राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो बहुत सारी, अगर आप अभी भारत की राष्ट्रीय 10 समस्याओं को देखेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं वन से ही बहुत सारी प्रमुख समस्याएं आती हैं। अब जब आप क्षेत्र की बात करेंगे, जब आप राज्य की बात करेंगे तो परिभाषाएं बदल जाएंगी। तो जब आप देख रहे हैं कि ठीक है, ये काम सरकार भी कर रही है और समस्याएं हर क्षेत्र की अलग अलग हैं, तो ऐसे विविध आयाम के माध्यम से चल रहे हैं। और आप जब देखेंगे एकल विद्यालय, तो हजारों की संख्या में हमारे यहाँ एकल विद्यालय भी चलते हैं, जहाँ पर लंबे ऐसे है कि कुछ कुछ छोटे छोटे, जहाँ पर 10-10 लोग परिवारों की बस्ती है, उसको भी गांव या उस प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। तो वहाँ पर तो सरकार की दृष्टि से तो ऐसी 5-7 ग्रामों को बनाकर एक स्कूल होना चाहिए, पर वहाँ पर कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता एकल विद्यालय चलाते हैं। वो एकल विद्यालय क्या होता है जी? वो एकल विद्यालय सीधा सा है कि जो वहाँ का सबसे बिल्कुल चौराहा है या वहाँ का जो सामुदायिक क्षेत्र है, वहाँ पर एक कार्यकर्ता जाएगा और वहाँ पे वनवासी जितने भी हमारे बालक हैं, जितने भी बंधु हैं, उनको पढ़ाएंगे। दूसरा, जब आप चिकित्सा की बात करते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर है, तो अखिल भारतीय स्तर पर तो कई प्रकार से हमारे यहाँ पर, मैंने कहा जैसे अनुषंगिक संगठन है, जैसे नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, धन्वंतरी यात्रा भी है। तो इस प्रकार के, जब मैं अखिल भारतीय प्रारूप की बात कर रहा हूँ, तो अखिल भारतीय प्रारूप तो इतना वट वृक्ष है, हो सकता है मेरे मस्तिष्क में 20 आयाम और हैं, पर मैं बताने में अभी ऐसा लग रहा है कि जब मैं उनको, तो इस प्रकार से वनवासी का काम चल रहा है और 22,000 प्रकल्प भी चल रहे हैं। नेशनल लेवल की होगी। वी आर सेटिंग रेवाड़ी दिस टाइम, या ना वनवासी आश्रम रेवाड़ी, यहाँ अभी तक क्या हुआ है और क्या फ्यूचर? देखिए, वनवासी कल्याण आश्रम का अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हरियाणा को देखेंगे आप, क्योंकि हरियाणा में 2 प्रकल्प चलते हैं हमारे पास, जो हमारे छात्रावास हैं। पहला छात्रावास जो है वो भिवानी में चल रहा है। भिवानी में हमारे पास इस वक्त 42 बालक हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं और जम्मू कश्मीर के भी हैं। तो उसमें वो बालक जो है 3री क्लास से प्रारंभ होकर 12वीं क्लास तक की शिक्षा लेते हैं। अब बालक अपने वापस गृह राज्य जाना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता है, और आगे पढ़ना चाहता है तो वो फरीदाबाद चला जाता है। फरीदाबाद में वो यूजी और पीजी करता है, और यहाँ तक कि अगर वो पीएचडी भी करना चाहे, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है। अगर आप देखेंगे कि परिणाम हमारे पास क्या आते हैं, तो परिणाम ये है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर हिंदी भाषी है या दूसरे जो हैं, क्योंकि यहाँ पर रहकर बालक हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना तो सीख जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की कई प्रकार की इनको जाते ही राज्य किए हैं या दूसरी और भी गवर्नमेंट है, तो जॉब एश्योरेंस इनका हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति हैं या जो बालक हमारे पास आ रहे हैं, ये केवल अपनी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण करके वापस अपने क्षेत्र में जाकर अपना जो जनजाति के अनुसार जो उनका रीति रिवाज है, सामाजिक, वही जीवन शैली जीते हैं, और कल्याण आश्रम का सहयोग मन के अनुसार करते हैं। अगर वो चाहें तो लंबा समय देते हैं या वो चाहें तो वो कम समय देते हैं, वो उनकी जीवन शैली है। तो ये तो हरियाणा काम कर रहा है। रही बात, आप हरियाणा की बात करेंगे, और हरियाणा क्या कर रहा है, हरियाणा उड़ीसा जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो आप देखेंगे कि उड़ीसा की अपनी एक समस्या है, जहाँ पर बहुत प्रकार से आज वहाँ पर जीवन यापन के लिए जो आधारभूत सुविधा है, कहीं कहीं क्षेत्र पर वो भी पूर्णतः नहीं है। तो इस प्रकार से, और सामुदायिक केंद्र का निर्माण है, वहाँ पर उनकी पूजा करने के लिए कुछ मंदिर इत्यादि का निर्माण है, वो सारा कल्याण आश्रम कर भी रहा है। तो इस प्रकार से विविध क्षेत्रों से काम कर रहे हैं। आप जो आपने बच्चे यहाँ ट्रेन करे हैं, पढ़ाए लिखाए हैं, वो जो उद्देश्य लेकर आपने पढ़ाए हैं, वो आज तक के रिकॉर्ड में जो बच्चे यहाँ से जाके वहाँ सेटल होते हैं, तो क्या आप जिनने जो उनको पढ़ाया लिखाया है उस उद्देश्य पर जाके आपका सहयोग कर पाते हैं? एक तो ये बालक ट्रेंड नहीं है, दे आर द वो यहाँ पर केवल शिक्षा के लिए आए हैं। दूसरा, शिक्षा जो है वो व्यक्ति को नजरिया देती है, समाज को समझने का तरीका देती है। अब वो यहाँ से पढ़कर वहाँ जा रहा है, वहाँ के समाज को देख रहा है, यहाँ के समाज को देख रहा है। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे और आप कहेंगे हम हरियाणा से आए हैं, तो वो वहाँ पे खाने के लिए चावल है। आप हरियाणा से आए हैं तो वो इतना समझ जाएगा कि आपको एक समय रोटी ला कर देगा। अब वो कैसे ला कर देगा वो उसकी बात है।
तो ये आपकी सांस्कृतिक धरोहर है जो बच्चे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ से विविध बालक गए हैं, सब हमारे एल्यूमिनाई हैं, सब हमसे मिलते रहते हैं। यहाँ तक कि हम वहाँ पर जब जाते हैं तो हमें एक दिन वो अपना हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, जी एक रात तो आपको हमारे साथ भी ठहरना है। तो ऐसे बालक भी हैं और ऐसा हमारा, पर उस स्थिति को जब देखते हैं तो मन जो है प्रफुल्लित उठ, क्योंकि आज यहाँ हमारे पास वनवासी जैसे क्षेत्र, हरियाणा जैसे क्षेत्र में वनवासी एनसीईआरटी में ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पर जाकर रियल ग्राउंड में देखते हैं तो माँ भारती के लिए गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हरियाणा में बैठ के हम वनवासी के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है ना।